हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल महात्मा जी फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के पास जब नेट फोर्स वर्क करता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक्सीलरेट करता है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स मैक्सिमम है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट या मोशन करता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कब वर्क करता है? जब उस पर लगने वाली फोर्स बैलेंस फोर्स होती है और जिसके कारण ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल स्टेट में रहता है। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स कार्य करती है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल स्टेट में रहता है। और जब उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली नेट फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव होती है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक्सीलरेट करता है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स मैक्सिमम है। तो द रेट ऑफ change of momentum is directly यानी कि F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाकर हम K लगाएंगे, लेकिन K की वैल्यू एक होती है कांस्टेंट, इसलिए डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। मोमेंटम क्या आता है? मास प्रोडक्ट वेलोसिटी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का मास और वो मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट या गुणा क्या होता है? मोमेंटम। दैट डेल्टा एम बी अपॉन डेल्टा टी, देन M1 B1 M2 B2 T1 माइनस T2। यानी M1 फाइनल वेलोसिटी, नहीं सॉरी, M1 फाइनल मास, M2 इनिशियल मास, B1 फाइनल वेलोसिटी, B2 इनिशियल वेलोसिटी। दैट इफ ज़्यादातर केस में क्या होता है? M1 इक्वल टू M2, यानी कि बॉडी का मास सेम रहता है। देन M कॉमन आ जाएगा, B1 माइनस B2 T1 माइनस T2, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ये इक्वेशन बनेगी M, ये फार्मूला बन जाता है एक्सीलरेशन A, यानी कि F नेट इक्वल टू MA फॉर कांस्टेंट मास। फॉर कांस्टेंट मास। अब हम इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएशन द्वारा लिखेंगे। यदि मोमेंटम थोड़ा बहुत कम चेंज हो, यानी डेल्टा टी समय के लिए, दैट एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, देन एफ इक्वल टू डी अपॉन डी टी एम बी। यानी डिफ्रेंशिएट करने पर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड डिफ्रेंशिएट प्लस सेकेंड फर्स्ट डिफ्रेंशिएट, और ये करेक्ट इक्वेशन है। मतलब ये इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन हमेशा वैलिड होगी। अगर जैसे किसी भी रॉकेट, जब हम किसी भी रॉकेट पर फोर्स क्या करते हैं? फोर्स कैलकुलेट करते हैं उसके द्वारा लगने वाला, तो वहाँ पर रॉकेट में क्या होता है? फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होने के कारण उसका मास भी चेंज होता है। वो मास किस मतलब रेट से चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख के फोर्स निकाल सकते हैं। इफ ज़्यादातर केस में क्या होता है? मास कांस्टेंट रहता है, मास इक्वल टू कांस्टेंट। और जब किसी भी कांस्टेंट का क्या करेंगे आप? डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आएगा? हमेशा जीरो। देन एफ इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी प्लस बी इक्वल टू जीरो, देन एफ नेट इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। इसको आगे बढ़ाने पर डी वी अपॉन डी टी क्या होता है? एक्सीलरेशन। एफ नेट इक्वल टू एम ए। जब किसी भी, इससे क्या पता चलता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स आता है, यानी अनबैलेंस फोर्स आता है, तो क्या होता है? बॉडी एक्सीलरेट होती है। और नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? M इंटू ए। एम उस बॉडी का मास, और एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेशन जिसके कारण, जिस फोर्स नेट फोर्स के कारण बॉडी क्या हुई? एक्सीलरेट हुई। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी, M स्केलर क्वांटिटी। इससे क्या पता चलता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स F नेट आएगा और बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगी, या जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा मैक्सिमम फोर्स उधर ही वर्क करेगी। ठीक, तो हम इससे रिलेटेड कुछ सवालों को देखते हैं।
तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। जैसे ज़्यादातर केस में हम क्या ट्रेवलिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी, अगर हम सोचें किसी भी बस के इंजन को, मान लीजिए कोई बस है जो मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकंड से, और उसके इंजन को हम बिना ब्रेक मारे बंद कर दें, तो क्या होता है कि वो बस कितनी दूरी, कुछ दूरी पे जाके रुक जाती है या कुछ समय बाद जाके रुक जाती है। तो हम भाई यहाँ पर एक सवाल लिखते हैं, एफ नेट इक्वल टू एम ए। माना एक बस है, स्पीड क्या है 100 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0.5। ठीक, तो सवाल नंबर फर्स्ट, द डिस्टेंस एट विच कार कैन बी स्टॉप इज म्यू इक्वल टू 0.5। तो क्या बोला है, पहले आप सोचते हैं सवाल क्या कहता है। अगर आप किसी भी बाइक से कहीं जा रहे हैं, मतलब तो अगर आप बाइक का इंजन बंद कर दें तो आपकी बाइक कुछ समय बाद जाके रुकती है, कुछ मतलब, तो वहीं पर अगर बस की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, अगर और वो अपनी बस के इंजन को स्टॉप कर देता है तो कार कितने समय बाद जाके रुकेगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जब आपने कार के इंजन को बंद कर दिया तो आगे की तरफ लगने वाली फोर्स, आगे की तरफ तो कोई फोर्स वर्क नहीं कर रही है, तो आगे की तरफ कोई फोर्स वर्क नहीं करेगी, जीरो। पीछे की तरफ फोर्स कितना वर्क करेगी, फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगी पीछे की तरफ, म्यू इंटू एन। अगर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ यानी कि एफ नेट फोर्स पीछे की तरफ है तो एक्सीलरेशन पीछे की डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी इसकी धीरे धीरे घटेगी। तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितनी है, सिर्फ इस पर कितनी फोर्स लग रही है, म्यू इंटू एन एम ए क्या हो डी बी अपॉन डी टी, म्यू एन क्या होता है एम जी, इस पर नीचे की तरफ एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ एन, दैट एन इक्वल टू एम जी एम डी बी अपॉन डी टी। एम से एम कैंसिल, म्यू जी डी बी अपॉन डी टी, यानी कि एम कैंसिल हो, यानी कि इस टर्म में एम की वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या समझ में आता है कि एम, इसमें एम का कोई रोल नहीं होगा, मतलब बस कितनी देर बाद जाकर रुकेगी या कितनी डिस्टेंस ट्रेवलिंग करेगी ये उसके बस के वेट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, म्यू जी डी बी अपॉन डी टी, हम यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी एक्स से गुणा और भाग कर देते हैं जिससे, और म्यू जी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी लिख देते हैं ये वाला टर्म, और डी बी अपॉन डी एक्स दिखा भाई, ये म्यू जी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी बी डी बी अपॉन डी एक्स, इस तरफ गुणा कर दें, म्यू जी डी एक्स बी डी बी, यानी कि डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगी स्मॉल टाइम डी वी बी और डी बी में। तो इसको हम पूरा इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेट करते हैं, तो म्यू जी डी एक्स इक्वल टू बी डी बी, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, बी डी बी का इंटीग्रेशन बी स्क्वायर बाई 2। किसी भी पद का आप इंटीग्रेशन निकालेंगे एक्स की पावर एन डी एक्स, दैट एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एन इक्वल टू क्या यहाँ पर 1 है, देन 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू जी एक्स, सॉरी इसकी वैल्यू पुट करते हैं, म्यू की वैल्यू 0.5, जी की वैल्यू 10 रखने पर एक्स बी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 इंटू 100 अपॉन 2, यानी 0.5 इंटू 10 5 बचा, 5 इंटू एक्स 40 अपॉन 2, 10 एक्स इक्वल टू 10, यानी कि 1000, एक्स इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। बस कितना है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, रुकेगी 1 किलोमीटर, एक्स इक्वल टू 1 किलोमीटर। कितने समय में रुकेगी ये भी हम निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू एक्स बटे बी, एक्स कितना 1000, बी कितना है 100, यानी 10 सेकेंड, टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से हम किसी भी कार, बस, मोटरसाइकिल आदि के मोशन को कंसीडर कर सकते हैं कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप होगी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे वेट मेजरिंग इन लिफ्ट, यानी कि लिफ्ट में, जब आप किसी लिफ्ट में ट्रेवल करते हैं, एक मतलब एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका
जो वेट होता है वो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, यानी कभी इंक्रीज महसूस होता है कभी घटा हुआ महसूस होता है। तो हम देखते हैं 3 कंडीशन लेते हैं। जब लिफ्ट का एक्सीलरेशन 0 है, यानी कि कोई एक्सीलरेशन नहीं है उसके पास, जब उसका एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, जब उसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें कितना वेट मेजर होगा। यहाँ पर हमने लिफ्ट में एक बेइंग मेजरिंग मशीन रखी है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं धर्म कांटा, ठीक, यानी कंप्यूटर मेजरिंग मशीन, और उस पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसका मास कितना m। तीनों कंडीशन में एक ही लड़का है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं जब लिफ्ट क्या है स्टॉप है, तो उस पर ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड mg, एक्सेलरेशन है नहीं। देन तो इक्वेशन क्या बनेगी फर्स्ट केस में n = mg। देन सेकेंड केस में जब लेफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो हम यहाँ पर एफवीडी बनाते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ वेट mg, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड फोर्स क्या होगी पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एफ नेट यानी कि n - mg = ma। देन n = mg + ma। तो बेइंग मशीन इतना वेट मेजर करेगी। बेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल फोर्स को मेजर करती है। और इस कंडीशन में एफवीडी बनाने पर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ mg, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन इक्वेशन mg - n = ma। देन n उधर ले जाने पर m इधर लाने पर mg - ma, यानी कि n = mg - a। देखा वो दिख भी नहीं रहा यार, यानी कि n = mg - a। तो हम तीनों कंडीशन में देखते हैं जब लिफ्ट स्टॉप है तो उसका वेट कितना है mg, यानी कि एक्चुअल वेट उसका mg है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट है तो क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा mg + a, यानी कि उसका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि उस बंदे को अपना जो उसका जो एक्चुअल वेट है उससे अधिक वेट महसूस होगा। और इस कंडीशन में उसका वेट g - a, यानी कि जो उसका जो g इफेक्टिव होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण उसका नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स कम हो जाएगा। तो हम जब रेस्ट पे हैं तो हमें अपना एक्चुअल वेट पता चलता है, और जब हम ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करते हैं तो हमारा वेट या नॉर्मल फोर्स बढ़ जाती है, और हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा नॉर्मल फोर्स डिक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेशन निकालते हैं n = mg इफेक्टिव। जब लिफ्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो और वहाँ पर लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही हो, आप बेइंग मशीन द्वारा आपका वेट पूछा जाए, तो आप mg इफेक्टिव में मतलब जो उसका g है वो इफेक्टिव मतलब क्या रहने वाला है। यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, और जब एक्सीलरेशन 0 है देन mg। जैसे एक सवाल करने पर $50 kg बॉय, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, एज = 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। देन नॉर्मल फोर्स कितनी होगी यहाँ पर एफबीडी बनाते हैं हम यहाँ पर, नहीं इसी क्वेश्चन चल के सॉल्व करते हैं इसी भी फॉर्मूले से। m कितना है 50, g इफेक्टिव ऊपर की तरफ तो g प्लस ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, यानी कि 50 10 + 2 50 = 12 12 × 5 = 60, यानी कि 600 न्यूटन। इस कंडीशन में उसे अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और यहीं से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा तो वहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव रखेंगे mg इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है 2 ब्लॉक्स यानी कि ए एंड बी मास m दोनों एम इक्वल मास है, ईच मास m कनेक्टेड थ्रू अ मासलेस स्ट्रिंग एंड अरेंज सो इन फिगर, यानी कि क्या है मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट है और अरेंज सो इन द फिगर, यानी फिगर में दिखाया गया द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अगर सिस्टम को रेस्ट से हम इसको रिलीज करें तो फाइंड टेंशन एंड एक्सीलरेशन। क्या हुआ जब हमने यहाँ पर पहले ब्लॉक को पकड़े हुए था, जब जैसे ही हमने क्या किया ब्लॉक को रिलीज किया यानी कि छोड़ा, तो उसमें स्ट्रिंग में टेंशन और उसका ऐसे ब्लॉक m का एक्सीलरेशन निकालना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं cos 30, जब किसी भी ब्लॉक पर किसी भी बेज पे कोई ब्लॉक रखा होता है तो उस पर नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स mg sin थीटा,
उस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा। ठीक, तो इसकी मैं वीडियो बनाते, नीचे की तरफ टेंशन T आएगा, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, तो यहाँ पर भी टेंशन सेम। यहाँ पर लगने वाली फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा, mg sin थीटा। ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स 0, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट एफ नेट इक्वल टू ma, एफ नेट क्या है इसमें, एफ नेट mg sin थीटा ही है सिर्फ। ओ यार गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ, नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स mg sin थीटा और टेंशन फोर्स T, यानी कि T इक्वल टू ma, यानी कि नीचे की तरफ ऊपर अपर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 0 है, क्योंकि सरफेस कैसा फ्रिक्शन लेस है। दैट यहाँ पर T की वैल्यू क्या आएगी, mg एक्सेलरेशन डाउनवर्ड देन mg माइनस T इक्वल टू ma। फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर T से T कैंसिल, mg sin थीटा प्लस mg इक्वल टू ma। ए से एक m से m कट जाएगा तो a इक्वल टू g sin थीटा प्लस g। sin थीटा कितना है 30, a इक्वल टू g sin 30 प्लस g, sin 30 वैल्यू हाफ, देन g/2 प्लस g इक्वल टू g, एलसीएम लेने पर 3g/2। एक्सीलरेशन कितना आया 3g/2। हम a को इस इक्वेशन में पुट करने पर mg माइनस टी इक्वल टू ma, a की वैल्यू कितनी है 3g/2, देन इधर लाने पर t उधर पहुंचाने पर mg माइनस mg 3/2 इक्वल टू t। एलसीएम लेने पर सॉरी यहाँ पर हमने क्या किया, छोटी सी मिस्टेक कर दी। ma प्लस ma 2ma होगा, सॉरी क्या होगा 2ma, देन 2 यहाँ पर क्या होगा 4, 2a इक्वल टू 3g/4। तो यहाँ पर 4 रखने पर 4 रखेंगे 4, देन 4 यहाँ पर एलसीएम लेने पर 4mg माइनस 3mg अपॉन 4 इक्वल टू t। तो क्या हुआ t इक्वल टू mg/4। यहाँ पर टेंशन क्या आ रही है mg/4, एक्सीलरेशन a इक्वल टू 3g/4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने जब सिस्टम को रिलीज किया, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, mg sin थीटा नीचे की तरफ, टेंशन फोर्स भी नीचे की तरफ, दोनों फोर्स ऐड हो गई और उस नेट फोर्स हो गई, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ma के। और यहाँ पर नीचे की तरफ एक्सीलरेशन, नीचे की तरफ फोर्स mg, ऊपर की तरफ टेंशन t, mg माइनस टी इक्वल टू ma। दोनों इक्वेशन ऐड करने पर ma 2ma, t से t कैंसिल, mg sin थीटा प्लस mg m से m कैंसिल, g की वैल्यू रखने पर g 30 g/हाफ, यहाँ पर 3g/2 और यहाँ पर ये 2 और 3g/4। a की वैल्यू एक्सीलरेशन यहाँ इसमें रखने पर t की वैल्यू mg/4 आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको रफ करने पर तुम याद ना इससे कोई पल नहीं। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्वांटिटी मेजर करने में मदद करता है बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन की। और न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उस पर लगने वाली सभी फोर्सों का वेक्टर सम हमेशा 0 रहेगा, उसका एक्सीलरेशन 0 रहेगा। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पर रहेगी, अगर वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वह हमेशा मूव करती रहेगी सेम डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ लिफ्ट, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, हमेशा उसका वेट मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस जैसे किसी भी स्प्रिंग को आप खींचेंगे तो उस पर आप क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसके कारण उसका क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। और उसी डिफॉर्मेशन से हम उसकी एक मेजर स्केल बनाते हैं, जिससे हम उसके पर लगने वाली फोर्स को मेजर करते हैं कि कितना खींचें। क्योंकि स्प्रिंग क्या होता है, एफ इक्वल टू के एक्स, के क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता रहता है हमेशा, के हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, के एक्स, के हमेशा क्या बताता है,
प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग की मटेरियल की। एक्स क्या है, डिफॉर्मेशन, किसी भी स्प्रिंग पे फोर्स लगाने पर जो उसमें डिफॉर्म होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और के यहाँ पर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो क्या हुआ, एक स्प्रिंग बैलेंस है इज अटैच टू अ सीलिंग ऑफ लिफ्ट, यानी कि लिफ्ट की छत से क्या है कनेक्ट है। अ मैन हैंग्स हिज बैग ऑन द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग रीड्स 49 न्यूटन, यानी कि एक व्यक्ति होता बंदा जो लिफ्ट में खड़ा हुआ है, उसने क्या किया, अपना बैग उतारा और स्प्रिंग बैलेंस पे टांग दिया, और उस स्प्रिंग बैलेंस पे क्या रीडिंग आई, जब भाई स्टेशनरी था तो वहाँ पर W इक्वल टू 49 न्यूटन। जब भाई क्या था, स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी, तो जब भाई स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पर था, तो जिससे हमें क्या पता चलता है, ऊपर की तरफ फोर्स फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स, नीचे की तरफ उसका वेट mg, तो फ्रिक्शन नहीं, स्प्रिंग फोर्स कितनी है 49 न्यूटन। तो 49 किसके बराबर होगी, ऊपर वेट और नीचे वेट दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। m इंटू जी, 49 जी की वैल्यू 9.8 m, 98 पंजा 490, यानी कि 5 m इक्वल टू 5, यानी कि बैग, उसके बैग का कितना मास है 5 kg, बैग का मास कितना 5 kg। अब सेकंड कंडीशन का, लिफ्ट इफ द लिफ्ट मूव डाउनवर्ड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द रीडिंग इज स्प्रिंग बैलेंस इज, यानी कि क्या हुआ, जब स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग बताइए, जब लिफ्ट क्या मूव करने लगी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ए की सहायता से, ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब उसकी एबीडी बनाते हैं। मास mg नीचे की तरफ, मास क्या नीचे की तरफ, mg ऊपर की तरफ, यहाँ पे दिखा साफ, सॉरी यहाँ पर सही साफ दिख नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं। mg ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन, तो हम हमें पता है 5 kg, हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन यानी कि नीचे वाली फोर्स पॉजिटिव, mg ऊपर वाली फोर्स नेगेटिव माइनस इक्वल टू ma, यानी नेट फोर्स इक्वल टू ma, नेट फोर्स कितनी है mg माइनस n, देन mg कितना है 5, सॉरी n उधर पहुँचाने पर mg माइनस ma इक्वल टू n, देन g कॉमन लेने पर, m कॉमन लेने पर g माइनस a, mg इफेक्टिव वाला केस है यहाँ पर, m कितना है 5 kg, g 9.8 माइनस 5 4.8, गुणा करने पर 5 8 40, 5 चौक 20 और 24, एक के बाद पॉइंट, n इक्वल टू 24 न्यूटन, यानी क्या हुआ, उसका वेट डिक्रीज हुआ, लिफ्ट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन के कारण उसका वेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, n इक्वल टू 24 न्यूटन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है। हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इससे हम इसके और को सवालों को पढ़ते हैं, जिससे हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।